हाँ जी, ध्यान दो ज़रा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज जो है अपने साइंस के अंदर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, रिप्रोडक्शन, जनन। आपके सिलेबस के मुताबिक बायोलॉजी के अंदर ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 2-3 ही है, ठीक है। तो जनन, रिप्रोडक्शन। जनन के अंदर अपने जो है मेनली 2 जनन तंत्र पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। केवल अपने जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम दिया हुआ है, जो अन्य जीव हैं उनका नहीं दिया हुआ, इसलिए अपने केवल जो है इंसान वाला ही जनन तंत्र पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के अंदर क्या क्या शामिल होता है मैं नाम लिख देता हूँ, फिर अपने आकृति के द्वारा समझ लेंगे। सबसे पहले बात करें तो वृषण, वृषण कोश, वृषण कोश, गुबर्नेकुलम, गुबर्नेकुलम, शुक्राशय, शुक्रवाहिनियां, शुक्रवाहिकाएं, शुक्रवाहिनियां, शुक्रवाहिकाएं और कुछ ग्रंथियां भी होती है इसमें, ग्लैंड्स या ग्रंथियां। सीसन या पेनिस बोलते हैं। सन या पेनिस। आकृति बना देता हूँ, साथ साथ आप लोग भी बना लेना। बहुत खूबसूरत आकृति होगी, ऐसी उम्मीद मत करना। शोर ना करो, ला लियो। ठीक है, ये जो मैंने आकृति बनाई है ये दोनों ओर होती है।
इसको बोलते हैं शुक्रास्य। वृषण कोश, इसको बोलते हैं वृषण। इसको बोलते हैं गुबर्निकुलम। इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनियाँ, शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिनियाँ। ये जो आकृतियाँ बनी हुई हैं इनको बोलते हैं शुक्रवाहिकाएँ। शुक्रवाहिकाएँ इसको बोलते हैं शिशन मुंड या पेनिस ग्लास। शिशन मुंड या पेनिस ग्लास। और ये जो है इसको बोलते हैं शिशन पेनिस। यहाँ पर एक ग्रंथि होती है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। ये शुक्राशय यानी शुक्राशय यहाँ पर है और ये है मूत्राशय। उसके बाद में यहाँ पर ये जो ग्रंथि है इनको बोलती है काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि। मैं एक बार वापस बता देता हूँ, सब कुछ देखो जरा इधर। मैंने कहा ये जो नलिकाएं आपको दिख रही है दोनों ओर से, इनको बोलते हैं शुक्रवाहिनी। और ये जो आपको अंदर की ओर छोटी छोटी संरचना बनी हुई दिख रही है इनको बोलते हैं शुक्रवाहिकाएं। ये जो ऊपर की ओर इसको बोलते हैं मूत्राशय। मूत्राशय के जस्ट नीचे एक आपको यहाँ पर आकृति बनी दिख रही है ग्रंथि टाइप, ये है शुक्राशय, इसको बोलते हैं शुक्राशय। उसके बाद में जो यहाँ पर साथ में एक ग्लैंड है दिख रही है आपको, ये दो आकृतियाँ बनी हुई, इनको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। उसके बाद में ये जो ग्लैंड दिख रही है आपको, ये आकृति और ये आकृति इधर बनी हुई, ये है काउपर ग्रंथि। ये अंदर जो अंडाकार आकृति है इनको बोलते हैं वृषण। ये जो ऊपर खोल बना हुआ है इसको बोलते हैं वृषण कोश। उसके बाद में ये जो आकृति है इसको बोलते हैं शिशन। ये जो वृषण टिके हुए जिन आकृतियों पर है इनको बोलते हैं गुबर्निकुलम और शिशन के मुख को बोलते हैं शिशन मुंड। ठीक है, ये बात है, ये आप बना लो। और ये जो है इनको बोलते हैं अधिवृषण। वृषण के ऊपर की जो आकृति है इसको बोलते हैं अधिवृषण। अधिवृषण।
बना लिया क्या? बनाओ बनाओ। बना लिया क्या? चलो अभी ध्यान दो जरा, इधर रह गया क्या? अभी भी बनाओ बनाओ। ये जो नाम लिखे हैं इनमें एक आकृति और लिख लेना, अधिवृषण। अधिवृषण लिख लिया क्या? चलो अब देखो जरा, ये हमारे नर जनन तंत्र का हिस्सा है। नर जनन तंत्र के अंदर क्या होता है? दो वृषण होते हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए चारों ओर वृषण कोष होता है। कई जीवों के अंदर ध्यान रखना, वृषण जो है शरीर के अंदर होते हैं, एब्डोमिनल के अंदर, पेट के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ जीवों के अंदर वृषण जो बाहर होते हैं, जैसे कि सांड हो गया, मनुष्य हो गया। कुछ जीव जैसे चूहा हो गया, लामा हो गया, उनके शरीर के अंदर ही होते हैं। और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर नॉर्मली तो शरीर के अंदर होते हैं, लेकिन जब जनन करते हैं तो शरीर के बाहर आ जाते हैं। मनुष्य के अंदर शरीर के बाहर इस वजह से होते हैं क्योंकि मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जो शुक्राणुओं का उत्पादन है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो नहीं पाता। इस वजह से ये शरीर से बाहर होती हैं, जिससे इनका जो तापमान है 2 से 3 डिग्री कम रहता है। शरीर के बाहर तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है और उतने तापमान पर शुक्राणुओं का उत्पादन संभव होता है। इस वजह से मनुष्य में वृषण शरीर से बाहर होते हैं। ये वृषण कोष है जो कि वृषण को सुरक्षित रखता है। जिन आकृतियों पर ये वृषण टिके हुए हैं उस आकृति को बोलते हैं गुबर्नेकुलम। गुबर्नेकुलम नामक आकृति पर टिका हुआ है। ये जो मैंने संरचना यूं बनाई है, यूं डॉट डॉट टाइप्स के साथ में, इसको बोलते हैं शुक्र वाहिकाएं। शुक्र वाहिकाएं क्या करती हैं? जब आपके वृषण कोष के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो शुक्र वाहिकाएं इसको ऊपर की ओर लेके जाती है अधिवृषण में। और अधिवृषण एक ऐसी आकृति है जो शुक्राणुओं को संचित करती है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, व्यक्ति को 24 घंटे शुक्राणु थोड़ी चाहिए, जनन के समय चाहिए, तो इसके अंदर संचित करती है ये शुक्राणुओं को, यहाँ पर सुरक्षित रख लेती है। जब मनुष्य घटनाओं को अंजाम देता है, मतलब जनन करता है, उस समय क्या होता है, यहाँ से ये शुक्राणु निकल के इस नलिका के थ्रू आते हैं शुक्रवाहिनी के थ्रू, और शुक्रवाहिनी के थ्रू आते हैं ऊपर की ओर, यहाँ आते हैं। यहाँ पर आने के बाद में ये जो शुक्राशय है, इस शुक्राशय के साथ शुक्र द्रव का निर्माण करते हैं। शुक्र द्रव एक ऐसा होता है जो वीर्य का मोस्ट ऑफ पार्ट बनाता है, यानी कि वीर्य का 90% से ज़्यादा शुक्र द्रव से मिलकर के बनता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है एक चिपचिपा तरल पदार्थ जो कि शुक्राणुओं की गति में सहायक होता है, वरना शुक्राणु जो है गति नहीं कर पाते।
गति कराने के लिए ये शुक्र द्रव होता है, जो कि एक चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। इसी के साथ आगे जो प्रोस्टेट ग्लैंड लगी हुई है और साथ में काउपर ग्लैंड लगी हुई है, जो काउपर ग्रंथि है, ये दोनों भी वीर्य का जो भाग है वो बनाते हैं, क्योंकि इनका जो स्त्रवण होता है वो पेनिस का जो अम्लीय माध्यम होता है वो दूर करता है। क्योंकि मनुष्य का जो पेनिस होता है वो थोड़ा अम्लीय माध्यम में होता है, यानी उसकी अम्लता होती है ज़्यादा, 6.4 या 6.5 के आसपास नॉर्मली बताते हैं। कहते हैं कि इस अम्लीयता के ऊपर अगर कोई शुक्राणु गमन करेंगे मनुष्य के पेनिस के अंदर तो शुक्राणु वही समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन इस अम्लीयता को पहले कम करने के लिए, यानी जब मनुष्य जनन करता है उससे पहले कम करने के लिए इनका ऊपर ग्रंथि से और प्रोस्टेट ग्रंथि से जो है एक तरल पदार्थ निकलता है, जो कि क्षारीय माध्यम का होता है, 7.5 के आसपास जिसकी पीएच होती है, हल्का क्षारीय होता है। ये पेनिस की जो है अम्लीयता को बंद कर देता है या कम कर देता है या खत्म कर देता है, जिस वजह से शुक्राणु आगे गति करते हैं और जिंदा जाते हैं, मतलब मरते नहीं हैं। मनुष्य के एक बार जब वीर्य स्खलन होता है तो उसके अंदर 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं, 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। तो इसके बारे में अपन लिखेंगे। सबसे पहले लिखो वृषण कोश, हेडिंग लगाओ वृषण कोश। वृषण कोश में लिखना ये उदर गुहा के नीचे दोनों पैरों के मध्य अत्यधिक वलित त्वचा से बनी थैलेनुमा संरचना है, जिसमें वृषण पाए जाते हैं। अगला बिंदु, मनुष्य में वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में होते हैं, शरीर से बाहर वृषण कोश में होते हैं। मनुष्य में वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में होते हैं, क्योंकि मनुष्य के शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतने तापमान पर शुक्राणु उत्पादन संभव नहीं होता। अतः वृषण कोश में तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने के कारण इनमें शुक्राणु उत्पादन संभव हो पाता है। अगला बिंदु, वृषण कोश में वृषण गुबर्नाकुलम नामक संरचना पर
गुबरना कोलम नामक संरचना पर स्थित होता है। अगला बिंदु, शेर कोमा मनुष्य व सांड में वृषण कोश में ही रहते हैं। वृषण कोश में ही रहते हैं। लामा, अगला बिंदु, कोमा रोडेंटस। रोडेंटस चूहे को बोलते हैं, अभी वैज्ञानिक नाम है चूहे का, घबराना नहीं देख के। लामा रोडेंटस चूहा में वृषण केवल जनन के समय वृषण कोश में आते हैं। वृषण कोश में आते हैं। अगला बिंदु, व्हेल व हाथी में वृषण उदर गुहा में ही रहते हैं। उदर गुहा में ही रहते हैं। एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा में ही रहते हैं। फिर हेडिंग लगाओ वृषण। ये वृषण कोश के बारे में हुआ, आगे हेडिंग लगाओ वृषण। पहला बिंदु लिखना, गुलाबी रंग के 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे, कोमा 3 सेंटीमीटर चौड़े, कोमा 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। ये अलग अलग जीवों के हिसाब से अलग अलग होते हैं, लेकिन मनुष्य के हैं, ठीक है। अगला बिंदु, प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग जो कि शुक्राणु निर्माण करते हैं। जो कि शुक्राणु निर्माण करते हैं। जो कि शुक्राणु निर्माण करते हैं। लिख लिया क्या? तो ये प्राथमिक जनन अंग कहलाते हैं। अब एक वृषण पर अपने बात करते हैं कि उसकी आंतरिक संरचना कैसे होती है, कैसे उनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो एक जो वृषण होता है उसकी आकृति कुछ यूँ होती है, जिसके अंदर कुछ कोशिकाएं भी बनी होती है। यूँ कुछ कोशिकाएं होती है एक वृषण के अंदर। ऊपर अधिवृषण नाम की आकृति होती है, यहाँ पर नलिकाएं आ जाती है। इनको बोलते हैं सेमिनिफेरस नलिकाएं। लालियो, सेमिनिफेरस नलिकाएं। सेमिनिफेरस नलिकाएं ये शुक्राणु का निर्माण करती है। बिल्कुल बनाना है तो मास्टर तुम्हें हवन थोड़ी करवा रहा है, यहाँ पे बनाना ही है। ओम स्वाहा वो थोड़ी रेड़ देंगे, मैं चूर्ण बराबर गिराता मैं, ठीक है। हाँ, सामग्री वगैरह जो भी होती है वो शुक्राणु निर्माण। इसमें कुछ यूँ सेल्स और होती है जिनको बोलते हैं लीडिंग सेल। लीडिंग सेल, सेल मतलब कोशिकाएं, ठीक है, ध्यान रखना। लीडिंग सेल्स यानी कोशिका। सेल बे गड़िम गलबे को नहीं। टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण करती है ये कोशिकाएं।
टेस्टोस्टेरोन का स्रावण, टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती है। इसके अंदर सर्टोली सेल्स भी होती है, बीच बीच में सर्टोली सेल्स भी होती है। सर्टोली सेल्स या कोशिकाएं, ये शुक्राणु को पोषण देती है, शुक्राणु को पोषण। शुक्राणु वैसे भूखा मर जाता है, शुक्राणु को पोषण ये सर्टोली सेल्स देती है। ये ऊपर अधिवृषण है, अधिवृषण, ठीक है। लिख लिया क्या? लिख लिया क्या? हेडिंग लगाना अगली, अधिवृषण, अधिवृषण। अधिवृषण लिखो इसमें, लंबी कोमा कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका समान संरचना, कुंडलित नलिका समान संरचना, जहाँ शुक्राणु का संचयन, जहाँ शुक्राणु का संचयन तथा परिपक्वन होता है। मतलब ये स्टोरेज भंडार है, संचयन तथा परिपक्वन होता है, मेमोरी कार्ड है ये शुक्राणुओं का, संचयन तथा परिपक्वन होता है। अगला बिंदु कहाँ पर रहेगी बोलो? लंबी कुंडलित नलिका समान संरचना, जहाँ शुक्राणु का संचयन तथा परिपक्वन होता है। लिख लिया क्या? अगला बिंदु लिखो। हो गया? शुक्राणु का संचयन तथा परिपक्वन होता है, उन्होंने तो बताया तो है भाई, सेम ही बात है। शुक्राणु का संचयन तथा परिपक्वन होता है। अगला बिंदु लिखना, वृषण से शुक्राणुओं को, वृषण से शुक्राणुओं को शुक्र वाहिकाओं के द्वारा अधिवृषण में पहुंचाया जाता है, अधिवृषण में पहुंचाया जाता है। अगला बिंदु, प्रत्येक वृषण की ओर से प्रत्येक वृषण की ओर से एक एक शुक्रवाहिनी, एक एक शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को
वृषण कोश से उदर गुहा की ओर ले जाती है। वृषण कोश से उदर गुहा की ओर ले जाती है। वृषण कोश से उदर गुहा की ओर ले जाती है। उदर गुहा की ओर ले जाती है। लिख लिया क्या? अगली हेडिंग लगाओ शुक्राशय। शुक्राशय लिखना, प्रत्येक शुक्रवाहिनी उदर गुहा में पहुंचकर शुक्राशय के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है। स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है। एजैकुलेटरी डक्ट स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है। अगला बिंदु, लिखना, शुक्राशय से शुक्र द्रव का स्त्रवण होता है। शुक्र द्रव का स्त्रवण होता है, जो कि वीर्य के अधिकांश भाग का निर्माण करता है। सीमन वीर्य के अधिकांश भाग का निर्माण करता है। के अधिकांश भाग का निर्माण करता है। अगला बिंदु, ये तरल द्रव शुक्राणुओं को तैरने हेतु माध्यम प्रदान करता है। तैरने हेतु माध्यम प्रदान करता है। आगे लिखो प्रोस्टेट ग्रंथि। अगली हेडिंग लगाओ प्रोस्टेट ग्रंथि। 3 बार लिख ली लाली, सेम बात फिर भी उधर ही देख रहे हो। प्रोस्टेट ग्रंथि लिखो, प्रोस्टेट ग्रंथि। यहाँ पर मैंने पहले लिखवाया था, इसमें नहीं है, उधर देखो अपनी कॉपी में। ये लो, बड़े गरीब लोग हैं, भगवान तुम्हारा भला करे अगर तुम इसको पहली बार देख के लिख लो तो। प्रोस्टेट ग्रंथि है ना, तुम्हारा तो भला कभी नहीं करेगा नलायक को, जिस हिसाब से तुम बातें कर रहे हो। प्रोस्टेट ग्रंथि लिखना, तरल चिपचिपे द्रव का स्त्रवण, जो कि वीर्य निर्माण में सहायक तथा हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है। हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है। ब्रैकेट में पीएच भी लिख लेना इसकी 6.5। कई बार पूछ लेते हैं इसकी पीएच कितनी होती है, तो 6.5। 6.5 बात क्लियर। आगे लिखो अगली हेडिंग काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि या बल्बोयूरिल ग्रंथि, काउपर ग्रंथि लिखो क्या? ये लो, काउपर ग्रंथि या बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि भी बोलते हैं इसको। लिखना,
का ऊपर ग्रंथि में लिखो, इसका स्त्रवण मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है। मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है। लिख लिया। अगली हेडिंग लगाओ पेनिस सीसन। पेनिस सीसन। पेनिस सीसन। पेनिस के मुख पर 2-3 ग्रंथियां होती हैं, वो देख लो जरा। पेनिस ग्लास या पेनिस मुंड बोलते हैं इसको। पेनिस ग्लास या सीसन मुंड। इसके ऊपर एक आकृति यूं बनी होती है, परत टाइप। ये जो मुंड होता है इसके ऊपर एक परत टाइप आकृति होती है जिसको बोलते हैं प्रीप्यूस। प्रीप्यूस। और इसके ऊपर 3 ग्लैंड अलग अलग होती है यूं। जो इसका मुख होता है, इसके मुख के ऊपर 3 यूं ग्लैंड बनी होती है, अलग अलग ग्रंथियां, जिनमें से ये जो ऊपर वाली 2 है इनको बोलते हैं कोरपोरा केवर्नोस। कोरपोरा केवर्नोस। ये पृष्ठीय सतह पर होते हैं। पृष्ठीय सतह पर। और नीचे की ओर जो बना है आकृति इसको बोलते हैं कोरपोरा स्पांजियोसम। स्पांजियोसम। ये अधर सतह पर होती है। अधर सतह पर। और बीच में जो है एक नलिका होती है, या इसको मूत्र मार्ग बोलते हैं या शुक्राणुओं का मार्ग भी बोलते हैं। लिखो, हेडिंग लगाओ। अच्छा बनाया नहीं क्या? बनाओ। अच्छा तुम्हारे दिक्कत ये कोरपोरा लिखने में 3 बार देखोगे इसकी ओर, अगले वाले में 4 बार देखोगे। हेडिंग सीसन। आगे बिंदु लिखाऊंगा, अभी तो ये बनाओ एक बार। चाय कॉफी नाश्ता है? चलो बना लिया क्या? नींद आवे? सारा आलस किना बैठे। आजकल 2 दिनों में हुआ है क्या? पहले नहीं था? चलो फिर ठीक है, भगवान भला करे तुम्हारा। लिखो, यह लंबी बेलनाकार संरचना है। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है तुम्हारी नीयत खराब हो रही है। यह लंबी बेलनाकार संरचना है। पेनिस में लिखना है, यह लंबी बेलनाकार संरचना है जिसमें मूत्र मार्ग पाया जाता है। जिसमें मूत्र मार्ग पाया जाता है। ठीक है। शिशन में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ खाली अवकाश होता है। इसके अंदर खाली अवकाश का मतलब होता है रिक्त स्थान होते हैं।
जब लैंगिक उत्तेजना होती है उस समय इन रिक्की स्थानों के अंदर जो है रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, जिस वजह से लिंग का आकार बढ़ा हुआ या बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। उन खाली अवकाश के अंदर जो है रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। बात क्लियर है? तो लिखना अगला बिंदु, शिशन में कुछ खाली अवकाश उपस्थित जिनमें लैंगिक उत्तेजना के समय रक्त प्रवाह बढ़ता है। अगला बिंदु, बढ़े हुए रक्त प्रवाह के कारण ही शिशन के आकार में वृद्धि देखी जाती है। शिशन के अगला बिंदु, शिशन के अगले फूले हुए भाग ग्लांस पेनिस पर रूपांतरित तेलीय ग्रंथियां पाई जाती है। इन्हें टायसन ग्रंथियां भी कहते हैं। अगला बिंदु, मूत्र मार्ग से ही वीर्य भी बाहर निकलता है। अतः इस मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करने के लिए काउपर ग्रंथियों का स्त्रवण निकलता है। अगला बिंदु, वीर्य का निर्माण शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्रंथियों के द्रवों से होता है। तथा वीर्य के प्रत्येक स्खलन में इसका आयतन वीर्य के प्रत्येक स्खलन में इसका आयतन 3 से 5 ml होता है। 3 से 5 ml होता है। ml 3 से 5
ml होता है। वह इसमें लगभग 40 करोड़ शुक्राणु उपस्थित, लगभग 40 करोड़ शुक्राणु उपस्थित, लगभग 40 करोड़ शुक्राणु उपस्थित। बात क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी पढ़ेंगे कल।